हेलो हाय नमस्कार। मैं आपका सूरज सर स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। और आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी का चैप्टर 1। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड बहुत इन्फॉर्मेटिव चैप्टर है जो आप सभी को मालूम होना चाहिए। इस चैप्टर से क्वेश्चंस थियोरेटिकली पूछा जाता है एज वेल एज अगर एमसीक्यू बनेगा तो कुछ साइंटिस्ट का नाम और कुछ चीज़ें चेंज इसमें आएंगे। तो इस चैप्टर का नाम है ऑरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ एंड इंट्रोडक्शन। सो बेसिकली अगर यहाँ पर हम बात करते हैं कि जी क्या ऑरिजिन है, कैसे धरती पर जो जीवन की शुरुआत हुई, किस तरीके से जो है सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल्स से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, देन आफ्टर क्लोरोफिल, देन आफ्टर फोटोसिंथेसिस एंड देन आफ्टर बाकी के चीज़ों की शुरुआत हुई। क्या इवोल्यूशन की थ्योरी कहती है, कैसे हमारा इवोल्यूशन हुआ है, कैसे हम डेवलप हुए हैं। और जितने वैरायटी टाइप के आप बहुत सारे बर्ड्स देखते हैं या बहुत सारे रेप्टाइल्स देखते हैं, बहुत सारे आप जितने भी चीज़ों ऑर्गेनिज्म को दिखते हैं ना, वो सारे के सारे जो है वो कैसे एक इंसेक्टर से निकल कर अलग अलग चीज़ों में गए हैं। ऐसे कौन कौन से लिंक्ड सीरीज हैं, है ना, जो कि आपको दो दो ऑर्गेनिज्म के बीच के कनेक्शन को दिखाते हैं। ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। आज से लगभग 3 से 5 बिलियन ईयर्स पहले की बात है। सोचो 3 to 5 बिलियन ईयर्स। एग्जैक्ट हम नहीं कह सकते हैं कि 3 बिलियन ईयर्स है या फिर वो हम ये नहीं कह सकते कि वो 5 बिलियन ईयर्स है या 4 बिलियन ईयर्स है। हम एग्जैक्ट नहीं कह सकते हैं यहाँ पे, बट ये मान के चलते हैं उस समय शुरुआत हुई थी संरचना का। समझ रहे हो? तो संरचना की जो शुरुआत हुई थी जिसकी हम आपको बात कर रहे हैं, उस टाइम पे कोई कैमरा लेके तो नहीं खड़ा था ऐसे करके कि जी क्या क्या हो रहा है, चलिए हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। और बाद के साइंटिस्टों ने थ्योरी लिख दिया कि जी ये सारी चीज़ें होंगी। कुछ ऐसा हुआ था क्या? नहीं ना। तो अब कैसे पता चला कि भाई उस समय तक, अभी हम पढ़ाएंगे आपको कि उस समय तक केवल 4 ही चीज़ें थी। मीथेन था, अमोनिया था, हाइड्रोजन था, वाटर वेपर था। कैसे पता चला? जब उस समय तक एक सिंगल ऑर्गेनिज्म तक नहीं था, सिंगल सेल्स तक नहीं था, कुछ हुआ ही नहीं था। कैसे पता चल गया? तो हम धन्यवाद करना चाहेंगे एआई ऑपरिन का, जिन्होंने केमोसिंथेटिक थ्योरी दिया। एआई ऑपरिन जिन्होंने इवोल्यूशंस के ऊपर, ऑरिजिन के ऊपर अपनी थ्योरी रखी। बेसिकली इनका क्या कहना था? तो इनका कहना था कि अगर आप स्टार्टिंग फेज में यहाँ पर आएंगे तो स्टार्टिंग में जो धरती थी गर्म आग का गोला था। हेलो, क्या था? गर्म आग का गोला था। धरती हमारी स्टार्टिंग कैसा था? बहुत हॉट था, एकदम गर्म आग का गोला था। पूरा आग का गोला जो है फेंक रहा, आग का गोला जा रहा है एकदम से, हैं? अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? शीत युग आता है। शीत युग आता है यानी ये कोल्ड हो जाता है। अब भाई जब ये कोल्ड हो जाता है तो कोल्ड होने में क्या होगा? यहाँ पे चेंजेज आएंगे ना, बड़ा समय लगा है। उसके बाद क्या होता है कि भाई बहुत बारिशें होती है, धड़ा 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 खूब बरसात होता है, एकदम से रेन होते हैं। तो जितने गड्ढे वाले पार्ट थे वहाँ पानी भर जाता है, जो ओशंस बन जाते हैं, समुद्र बन जाते हैं। और बाकी जब ये ठंडा हुआ था तो इस टाइम पे सरफेस बना था, यहीं पर सरफेस बना था। ठंडा हुआ था तो सरफेस बना था यहाँ पे। तो जी ये सरफेस यहाँ पर भी था, और बाकी जहाँ तहाँ इसके अंदर ओशंस आ जाते हैं, है ना। जहाँ तहाँ ओशंस, वाटर्स जहाँ तहाँ आ जाता है, यहाँ से इस तरह से वाटर ही वाटर आ जाता है यहाँ पे। और यहाँ से स्टार्ट होता है हमारी कहानी। सो वी विल स्टार्ट दिस स्टोरी फ्रॉम हियर, राइट। तो यहाँ से जो है हम 4 गैसेस का जिक्र करना चाहेंगे। उस समय का जो एटमॉस्फेयर था, उस समय कोई ऑक्सीजन नहीं था। सोचो उस समय, मतलब हमें कल्पना कर रहे हैं, हम ना सोच रहे हैं इसके बारे में। एक एक्सपेरिमेंट बताऊंगा क्या उनका एक्सपेरिमेंट था, तो एआई ऑपरिन का। तो इस समय 4 चीज़ें आपको याद रखनी है। कौन कौन सी चीज़ें याद रखनी है? सबसे पहला जो था हमारे पास में वो था अमोनिया, NH3। दूसरा जो था आपका वो आपका था हाइड्रोजन, जो सीक्वेंस आपके बुक में लिखा हुआ है। तीसरा जो यहाँ उस समय था वाटर वेपर, H2O। एंड द फोर्थ बट नॉट लीस्ट
सबसे लास्ट में था मीथेन। ठीक है भाई, ये चार चीजें उस टाइम पे थी और इन चार चीजों से ही जर्नी स्टार्ट हुई है। ये चार चीजें आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना चाहिए और अलग अलग फेज, अलग अलग स्टेज में हम आपको यहाँ समझाना चाहेंगे, बताना चाहेंगे। ठीक है, तो कुछ पॉइंट है यहाँ पे, जैसे कि हमारा एग्जिस्टेंस जो आया था 3 से 5 बिलियन साल पहले आया था। इसके अलावा चार चीजें मैंने बता दिया। ऑरिजिन ऑफ लाइफ का मतलब होता है कि सिंपलेस्ट प्रीमोडियल लाइफ से, प्रीमोडियल लाइफ, सिंपलेस्ट प्रीमोडियल लाइफ कहां से? नॉन लिविंग थिंग से। अभी जो चीजें हैं ये सारे के सारे नॉन लिविंग थिंग्स है। हेलो, दीज आर नॉन लिविंग थिंग्स, दीज आर नॉन लिविंग। बट इस नॉन लिविंग से अगर हम इसको लिविंग बना दें तो हम इसको कहेंगे कि हमारा शुरुआती का प्रीमोडियल लाइफ, एक वर्ड है प्रीमोडियल लाइफ। ठीक है, यहां पर ऊपर कहीं मैं लिख देता हूं प्रीमोडियल लाइफ, मोडियल, प्रीमोडियल लाइफ, हिंदी में इसको आदिम जीवन कहते हैं। प्रीमोडियल लाइफ की शुरुआत है और वही यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं, वही यहां पर हम पढ़ने वाले हैं बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे, नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पर एआईओप्रिन का। मैंने आपको केमोसिंथेटिक वाला बता दिया है। इसके अलावा जो है इनका जो थ्योरी था, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, जो इन्होंने दिया था केमोसिंथेटिक थ्योरी, केमोसिंथेटिक थ्योरी बेसिकली क्या कहता है इसको हम समझते हैं। मेन मेन पॉइंट यहां पर हम आपको बता देना चाहेंगे, ये आपको आएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये कहता है लाइफ माइट हैव फर्स्ट ओरिएंटेड ऑन अर्थ। जो लाइफ है ना, माइट हैव, हो सकता है, पॉसिबिलिटी हो कि सबसे पहले कहां हुआ होगा? फर्स्ट ओरिएंटेड ऑन अर्थ, फर्स्ट टाइम सबसे पहले अर्थ पे कुछ इस तरीके से ऑरिजिनेट हुआ होगा, सीरीज ऑफ कॉम्बिनेशन, सीरीज ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस, केमिकल सब्सटेंसेस इन द डिस्टेंस पास्ट एंड ऑल हैपेंड इन वाटर। और सारा का सारा किस में हुआ होगा? इन वाटर। बस मेन मेन पॉइंट यहां पर हमने लिख दिया है आपको। अब इसको समझते हैं जरा। ये कह रहा है कि माइट हैव, लाइफ जो है माइट हैव शुरुआती अर्थ पे कुछ इस तरह से ऑरिजिनेट हुआ होगा, ऑरिजिनेटेड थ्रू सीरीज ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस। बहुत सारे केमिकल सब्सटेंसेस, जैसे कि मैंने आपको यहां पर अभी आपको बताया, क्या देख रहे हैं? अमोनिया, हाइड्रोजन, वाटर वेपर एंड मीथेन। ठीक, क्या है ये? केमिकल सब्सटेंसेस है। तो ये पॉसिबिलिटी है कि ये स्टार्टिंग में जो है यहाँ पे ऑरिजिनेटेड हुआ होगा सीरीज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस, और ये सारा का सारा काम हुआ होगा वाटर के अंदर। तो जो धरती के जिस हिस्से में गड्ढे थे, जहां समुद्र बन गया था, उसके अंदर हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से जो है प्रीमोडियल लाइफ की शुरुआत होती है। इस बात को समझिएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम आपको सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट दिखाना चाहेंगे एआईओप्रिन का। उस एक्सपेरिमेंट को ध्यान से समझिएगा जरा, एंड देन आफ्टर फिर आगे का हम आपको बताएंगे। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। सो बेसिकली इस पिक्चर में कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको समझनी पड़ेगी और समझनी चाहिए, फिर हम इसको छोटा भी कर देंगे। सबसे पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि ये एक पूरा का पूरा सेटअप है। इस सेटअप में एआईओप्रिन ने क्या किया था? इस सेटअप में उन्होंने कि यहां पे इस तरह से मान के लिए हमारा अर्थ है, अगर सोचिए ये हमारा अर्थ होता तो कैसा होता? ये हमारा अगर अर्थ होता तो कैसा होता? एक सेटअप है, ओके। तो इस सेटअप में क्या किया गया? सबसे पहले स्टार्टिंग समझते हैं। यहाँ पे यहाँ एक कंटेनर रखा गया जिसके अंदर वाटर है, यहाँ पर हीट दिया जा रहा है। जैसे ही ये गर्म होगा तो यहाँ से ये हीट वेपर बन के इस तरह से बाहर निकलेगा। अगर ज़्यादा ज़रूरत हो तो यहाँ खोल के हम निकाल सकते हैं। और ये वेपर गया 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 और यहाँ पर आएगा।
इस चेंबर के अंदर अगर हम देखेंगे तो इस चेंबर के अंदर इलेक्ट्रोड के जरिए हमने स्पार्क भी करा है इलेक्ट्रिसिटी का, और इसके अंदर 4 चीजें हमने दिया जो साफ साफ आपको दिख रहा है, H2O है, CH4 है, NH3 है और H2 है। 4 चीजें, अमोनिया, हाइड्रोजन, वाटर वेपर एंड मीथेन, 4 चीजें यहां पर दे दिया। इसके अलावा अब क्या है कि वैसे तो पानी जाता रहेगा तो खत्म हो जाएगा ना, तो सर्कुलेशन बनाने के लिए इन्होंने क्या किया, यहाँ पे कूलिंग का सिस्टम डाल दिया कि ये वाटर वेपर जब इसमें ज़्यादा होगा यही नीचे आएगा तो पानी बन जाएगा, है ना, और ये पानी फिर यहाँ से इसके अंदर चला जाएगा। बस सिंपल सी बात है, ठीक है। अब ये पूरा सेटअप तैयार था और हम ये मान के चल रहे थे कि ये उन दिनों की बात है जब हमारे अर्थ पर जो है केवल ये 4 चीज़ें ही थी, और वो था H2O, CH4, NH3 और H2। बस यही हमारे इन्वायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में था। इन्वायरमेंट नहीं, एटमॉस्फेयर में था। एनवायरनमेंट का मतलब तो कुछ और हो जाएगा। सो बेसिकली वहां पर कोई फ्री ऑक्सीजन नहीं था, अभी केवल 4 चीजें थी। इसको 1 हफ्ते के लिए छोड़ दिया गया। 1 हफ्ते बाद जब इसको वापस चेक किया उन्होंने, AI ओपरिन ने, तो उन्होंने ध्यान से देखा तो वहां पर जो है ये 4 चीजों के कुछ कॉम्बिनेशन से कुछ अलग अलग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने थे। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को और आगे एक्सपेरिमेंट जारी रखा गया, तब जाके जो है वो केमोसिंथेटिक थ्योरी का उन्होंने डिटेल में दिया, जो मैं आपको बताने वाला हूं यहाँ पर। तो आई होप इसमें ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। इंपॉर्टेंट अगर बनाने के लिए आए तो आप बना सकते हैं। सेकंड थिंग, 4 स्टेज में हम बात करेंगे, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 और स्टेज 4। अभी जिस स्टेज में हम लोग हैं, जिस स्टेज की हम लोग बात कर रहे हैं, ये केवल स्टेज 1 है। अब ये स्टेज 2 में हम आपको लेके आते हैं। ओके, चलिए जी, स्टेज 2 में लेके आते हैं। नेक्स्ट, तो यहां पर हम सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट स्टेज की। इसकी बात करेंगे फर्स्ट स्टेज की। समझा भाई, बायोलॉजी वैसे हार्ड नहीं है, पर ध्यान से पढ़ेंगे तो मजा आएगा। जब हम लोग फर्स्ट स्टेज की बात करते हैं तो फर्स्ट स्टेज में 4 चीजें में, जैसे जो हम ले रहे थे 4 चीजें, कौन कौन ले रहे थे? अमोनिया ले रहे थे, हाइड्रोजन ले रहे थे, वाटर वेपर ले रहे थे और CH4 ले रहे थे। अभी जो 4 चीजें यहां पर हम ले रहे हैं ना, ये जो 4 चीजें यहां पर हम ले रहे हैं, अब अपने आप तो यहां पर कुछ सिस्टम होगा नहीं, कोई तो बाहरी फैक्टर चाहिए भाई, कोई तो एक्सटर्नल फैक्टर चाहिए इसको कुछ ना कुछ करवाने के लिए। तो अल्ट्रा वायलेट रे, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, जो लाइटिंग होता है एनवायरनमेंट में, या हीट मान लीजिए, इन सब के कॉम्बिनेशन की वजह से इनके अंदर रिएक्शंस हुए। ठीक है, किन की वजह से? तो मैं यहां पर लिख देता हूं, इनकी वजह से अल्ट्रा वायलेट रेज, या जो लाइटनिंग हुई, जो है ना, लाइटनिंग होता है ना नेचर में, जिसको इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कहते हैं, या हम हीट कह सकते हैं जी, इनकी वजह से जो है यहां पर कुछ चेंजेज हुए। तो यहां पर क्या चेंजेज हुए? यहां पर तो हो सकता है यहां पर कुछ रिएक्शंस हुआ, पॉसिबल है ना कि यहां पर कुछ रिएक्शंस हुआ हो, ये इनको इफेक्ट किया हो, इसके बाद रिएक्शंस हुआ हो, और इन रिएक्शंस की वजह से जो प्रोड्यूस हुआ है हमारा, इन रिएक्शंस की वजह से प्रोड्यूस हुआ हमारा क्या? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सो बेसिकली यहां ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे नहीं बना है, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनने तक का जो सफर है ना हमारा, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के बनने तक का जो सफर है, ये सफर ऐसे नहीं आया है। ये 4 चीजें तो एटमॉस्फेयर में घूम ही रही थी, लेकिन जैसे ही अल्ट्रा वायलेट रे हो गया, लाइटिंग हो गया, या हीट हो गया, इसकी वजह से कुछ कॉजेज हुए, रिएक्शंस हुआ और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना। यहां से स्टार्ट होता है अगले स्टेज की। अभी हम स्टेज 1 में चल रहे हैं, पर स्टेज 1 में ये जो सिंपलेस्ट आपको मॉलिक्यूल दिख रहे हैं, ये बना चुके थे अब तक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एंड फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करें, इंक्लूडिंग एमिनो एसिड। एमिनो एसिड अब तक बन चुका था, ठीक है। और आपको अच्छे से पता है कि एमिनो एसिड क्या होता है? प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक होता है। एमिनो एसिड के मिलने की वजह से ही प्रोटीन बनता है,
और लाइफ के सिंथेसिस या लाइफ के आगे के प्रोग्रेस के लिए प्रोटीन कितना इंपॉर्टेंट है, एक बायो का स्टूडेंट से बेहतर कौन जानता होगा। नॉर्मली लोग प्रोटीन खाते हैं बॉडी बिल्डिंग करने के लिए, बट लाइफ के लिए प्रोटीन, आज की डेट में भी नॉर्मल प्रोटीन की बात करें, जो अगर हमारा जितना वजन है और उतने ग्राम अगर प्रोटीन हम रोज खाते हैं तो ये मान लीजिए कि आपका बुढ़ापा बहुत देर से आएगा। मान लो किसी का 50 kg है, 50 ग्राम प्रोटीन उसको रोज चाहिए। तो प्रोटीन क्या होता है, सेल्स जो डैमेज होते हैं उसको रिपेयर करता है, मेंटेन करता है। तो ये चीज़ें आज भी है, प्रैक्टिकली लोग करते हैं यहाँ पे। तो इस स्टेज को पहले समझिए, ये सारी चीज़ आपको लिखना पड़ेगा कि जी स्टार्टिंग स्टेज, फर्स्ट स्टेज में बात करते हैं कि जो 4 चीज़ें थी, अमोनिया था, हाइड्रोजन था, वाटर वेपर था और आपका ये मीथेन था। जब नेचर में अल्ट्रावायलेट रेज हुए, लाइटनिंग था या हीट था, इसकी वजह से कुछ कॉजेज हुए, कुछ रिएक्शंस इनके बीच में हुआ होगा और कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे अमीनो एसिड यहाँ पर बना और यहाँ आगे हमारा रास्ता क्लियर होता है आगे का। तो हमारा फर्स्ट स्टेज खत्म हो चुका है। यहाँ पर आते हैं हम लोग सेकेंड स्टेज में, राइट। सो वी केम ऑन सेकेंड स्टेज। देखिए अगर हम लोग सेकंड स्टेज की अगर बात करें ना, है ना, अगर हम लोग सेकंड स्टेज की बात करते हैं तो सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो थे अब तक, जैसे अमीनो एसिड या बाकी जो भी सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे, वो कंबाइन होकर लार्ज मॉलिक्यूल्स बना दिया। तो अब तक जो सिंपल ऑर्गेनिक हमारे पास मॉलिक्यूल्स थे वो हो गए कंबाइन, और कंबाइन होकर बना दिया लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ये बात हमें समझनी पड़ेगी, ठीक है। और कौन कौन सा लार्ज बनाया ये भी हम आपको यहां पर बताएंगे, ये भी समझाएंगे आपको हम। तो सबसे पहले समझते हैं कि जो सिंपल वाला है ना, सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है, यहां पे कंबाइन होके ये लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बना रहा है। और फॉर एग्जांपल यहां पर हम एग्जांपल के साथ, जैसे पेप्टाइड्स है ना, जो यहां पर दिया है पेप्टाइड्स हो गया, यहां पे यहां पर कुछ लिखूंगा मैं। इसके अलावा जैसे सुगर्स, जैसे आपका हो गया स्टार्च, देख रहे हो कैसे कैसे चीजें बनती जा रही है। फैट मॉलिक्यूल्स, ध्यान समझिए यहां पे हम सेकंड स्टेज में है भाई। सेकंड स्टेज में अब तक जो सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे वो कंबाइन कर गए, और कंबाइन करके यहां पर बना दिया लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। और लार्ज मॉलिक्यूल्स में अगर पूछेगा तो यहां पर पेप्टाइड, सुगर्स, स्टार्च, फैट मॉलिक्यूल्स, और जैसे अमीनो एसिड बिल्डिंग ब्लॉक था प्रोटीन का, वैसे ही अगर हम लोग पेप्टाइड की बात करें तो पेप्टाइड लीड करता है फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन को। तो यहां पर हमें इस बात को विशेष समझना पड़ेगा कि पेप्टाइड क्या करता है, लीडिंग फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। ये बात बिल्कुल सत्य है कि अमीनो एसिड के मिलने से प्रोटीन बनता है, बट केवल अमीनो एसिड अकेले मिलकर प्रोटीन नहीं बना देगा। अगर आपको प्रोटीन बनाना है तो आपको इस पेप्टाइड की जरूरत पड़ेगी, और ये पेप्टाइड आपको लीड करेगा फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन का। सो बेसिकली हम 2 स्टेज में अभी तक पहुंचे हैं। पहले स्टेज में पहुंचे जहां पर हमने देखा कि 4 चीजें बिल्कुल कुछ नहीं था, यही था, कुछ चीजें प्रॉब्लम आई, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना, जैसे अमीनो एसिड बना। सेकेंड में हम यहाँ पर आएंगे, सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे, कंबाइन किया, फिर लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बना, और हमें भी हम सेकेंड स्टेज में ही हैं। अभी हम थर्ड वाले में जाएंगे। थर्ड वाले में जाएंगे, आपने नॉर्मल सेल्स के बारे में पढ़ा है ना, कोशिकाओं के बारे में, सेल्स के बारे में। एक देखते हैं एनवेलप की तरह पैक होता है, अंदर प्रोटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है, बहुत सारे जैसे गोल्जी एपेटस हो गया, राइबोसोम्स हो गया, है ना, बहुत सारे, क्लोरोप्लास्ट हो गया। अगर क्लोरोप्लास्ट होगा, अगर मान लो कि एनिमल्स का है तो क्लोरोप्लास्ट उसमें नहीं होगा। यहाँ पे बहुत सारी चीजें, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया आपका, सारी चीजें होती है ना। तो ऐसे नहीं इतना डेवलप कर गया, वहां तक पहुंचने में बहुत टाइम लगा। अभी हम तो बहुत पीछे हैं, अभी तो हम खाली स्टार्ट ही कर रहे हैं यहाँ पर। आइए आपको बताते हैं थर्ड स्टेज की बात। अब क्या हुआ होगा थर्ड स्टेज में, ये समझते हैं, पहले लिख लेते हैं। थर्ड स्टेज की हम लोग बात करते हैं। सो बेसिकली अगर हम थर्ड स्टेज की बात कर रहे हैं तो थर्ड स्टेज में कहता है कि जो लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स
अलग अलग बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स थे, अलग अलग टाइप्स थे, पेप्टाइड्स था, स्टार्च था, शुगर्स था, फैट मॉलिक्यूल्स थे। अब ये आपस में कॉम्बाइन होना शुरू हो गए और कॉम्बाइन करके मल्टी मॉलिक्यूलर हीप्स या कॉम्प्लेक्स बनाना शुरू किया। तो मतलब पहले सिंपल था, सिंपल से थोड़ा सा मॉलिक्यूल बनाया, मॉलिक्यूल से और बड़ा बनाया, अब बड़े बनने की बारी है। मैं अगेन आपको बार बार रिपीट कर रहा हूं इसलिए कि पहले वाले में सिंपलेस्ट से केवल ऑर्गेनिक कंपाउंड बना है। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड से फिर लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनता है और यही लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कॉम्प्लेक्सेस का निर्माण करेगा, कॉम्प्लेक्स को बनाएगा और वो कॉम्प्लेक्स से आगे फिर और भी बहुत सारी चीजें बनेगी। और ये चौथे स्टेज तक आते आते आप देखेंगे कि आप रिप्रोडक्शन जैसा कुछ कॉपी होना शुरू हो जाएगा। आप हेट्रोट्रॉफ्स की बात करने लग जाएंगे। आप देखेंगे वहां पर जो है प्रीमोर्डियल लाइफ की जो हमने बात किया था यहाँ पे स्टार्टिंग में, यहाँ पे जिस हमने प्रीमोर्डियल लाइफ की बात किया था कि कैसे नॉन लिविंग से लिविंग गया है, तो यहाँ तो हमने डायरेक्ट बता दिया है। तो इससे लिविंग तक जाने में प्रीमोर्डियल तक क्या हिसाब किताब था, देन आफ्टर हम जानेंगे कि कैसे वहाँ पर क्लोरोफिल बना। एंड देन आफ्टर जाने क्लोरोफिल के बाद जैसे हम एनवायरमेंट में जो आपका सनलाइट था, जो सोलर एनर्जी था, उससे कैसे हम देखेंगे कि वहाँ पर फोटोसिंथेसिस यानी ऑटोट्रॉफ्स में आ गए। जैसे ही ऑटोट्रॉफ्स में आ गए फिर चीज़ें एकदम से बदल गई। तो देखो यहां पर हम लिखने वाले हैं कि जो हमारे पास लार्ज मॉलिक्यूल्स थे वो कॉम्बाइन कर गया, जो हमारे पास लार्ज मॉलिक्यूल्स थे वो कर गया कॉम्बाइन, और कॉम्बाइन करके जो है इसने बता दिया मल्टी मॉलिक्यूलर, एक से ज्यादा। मल्टी मॉलिक्यूलर हीप्स या इसको हम बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्सेस, ये यहां पर बनाया। तो ये जर्नी जो है हम यहां तक का भी तय कर रहे हैं कि इस लार्ज मॉलिक्यूल्स के कंबाइन होने के बाद ये हम बनाएंगे दिस वन, ठीक है। So some simple fat molecules arrange their slips and round the molecule complex sort of, मतलब अपने अपने हिसाब से, जैसे कुछ फैट थे जो सिंपल मैं यहां पर लिख देता हूं, कुछ ऐसे मॉलिक्यूलर हम बात कर रहे हैं यहां पर सिंपल फैट मॉलिक्यूल्स की, सिंपल फैट मॉलिक्यूल्स की, कुछ ऐसे सिंपल मॉलिक्यूल्स थे जो आपस में अरेंजमेंट करने के बाद एग्रीगेट करके बनाया एक लिविंग सेल। सबसे पहला लिविंग सेल बना था और वो मेम्ब्रेन में कवर था और उसका नाम था कोएसरवेट। सबसे पहला लिविंग सेल, सबसे सिंपल हम बोल रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट लिविंग सेल याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। और इसका नाम क्या है? कोएसरवेट। कोएसरवेट सबसे पहला लिविंग सेल माना जाता है इसको। और ये कोएसरवेट जो थे वो ड्रॉप के रूप में था, फैट था ना क्योंकि, और सबसे पहले मेम्ब्रेन में था, विथ मेम्ब्रेन। सबसे अच्छी बात तो ये थी कि मेम्ब्रेन की यहां से शुरुआत हो गई थी और ये डिजॉल्व हो गया था कहाँ? ये डिजॉल्व हो गया था वाटर में, क्योंकि पहले ही मैंने बोला था कि सारा काम किस में हुआ? वाटर में हुआ है। अगर अब और थोड़ा बैक हो जाएंगे तो बैक होके हमने सारी चीज़ें बताई थी यहाँ पे कि अगर हम लोग केमोसिंथेटिक थ्योरी की बात करते हैं कि लाइफ माइट है, कुछ ऐसा हुआ होगा कि शुरुआती में ओरिजिनेट हुआ होगा सीरीज ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ केमिकल सब्सटेंस, जो आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये सारा का सारा वाटर में हुआ। धरती वाटर तो समुद्रों में ही था ना, सीधी सी बात है। अच्छा, तो समुद्रों में था यहाँ पे। तो ये सबसे पहला कोएसरवेट बन गया, ड्रॉप के रूप में था, या पहला आप लिविंग सेल कह सकते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये याद रखना चाहिए। ये 1 मार्क्स में तो पूछेगा। इसके अलावा ये इस पे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं यहाँ पे कि सबसे पहला लिविंग सेल कौन सा था। तो सबसे पहला लिविंग सेल था कोएसरवेट। आगे बात करते हैं। अब हम नेक्स्ट यहाँ पर आगे आते हैं, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें हमें और समझनी पड़ेगी कि जब कोएसरवेट बन चुका था ना, पहला लिविंग सेल बन गया था, तो भाई उस लिविंग सेल में अभी बहुत सारे काम होने बाकी थे।
ऐसा नहीं कि लिविंग, अभी केवल स्टार्ट हुआ था कि लिविंग सेल बना है बस। अभी उसके अंदर तो जो आज की डेट में आप सेल्स देख रहे हैं उतना डेवलप होने में तो बहुत टाइम लगा है। तो आते हैं फोर्थ स्टेज की बात करते हैं। हम बात करते हैं फोर्थ स्टेज की। चौथे स्टेज में क्या हुआ, सम ऑफ सॉर्ट ऑफ न्यूक्लियो प्रोटीन्स या न्यूक्लिक एसिड्स की हम बात करते हैं। यहां पर हम लिख देते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन या न्यूक्लिक एसिड, हम ऐसा बोल सकते हैं। ये जो हमें दिख रहा है न्यूक्लियो प्रोटीन या न्यूक्लिक एसिड जो हमें दिख रहे हैं, इनके बीच में आपस में हुआ रैंडम कॉम्बिनेशन आपस में। देखो उस समय कोई एक्सपेरिमेंट करने वाला था नहीं, ना ही कोई लैब में था। इतनी बड़ी धरती है, इतना बड़ा एटमॉस्फेयर है, तो भाई कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो फोर्थ स्टेज में हम यहाँ तक तो पहुँच ही गए थे ना। मैं समराइज कर दूं क्या आपको, पहले स्टेज में तो आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड ही बना था। दूसरे में हमने क्या देखा था, दूसरे में थोड़ा सा डेवलप करके स्टार्च या फैट मॉलिक्यूल्स बनाया था। तीसरे में कॉम्प्लेक्सेस बना दिया था, कोएसर्वेट हमारा बन चुका था। और चौथे स्टेज में जब हमारा न्यूक्लियो प्रोटीन बन गया, न्यूक्लिक एसिड बन गया, इसके बीच में कुछ रैंडम कॉम्बिनेशन हुआ। और रैंडम कॉम्बिनेशन की वजह से जो कोएसर्वेट था ना, कोएसर्वेट की जो बॉडी थी ना, वो कोएसर्वेट की बॉडीज में कुछ चेंजेज हमें देखने को मिले, कुछ बदलाव, कुछ प्रॉपर्टी आई यहाँ पे। सो बेसिकली जिस कोएसर्वेट की हम लोग बात कर रहे हैं, जिस कोएसर्वेट की बात कर रहे हैं, इसकी बॉडीज में कुछ चेंजेज हुआ। बहुत सारे कोएसर्वेट्स थे, इनके बॉडीज में कुछ चेंजेज हुआ। और चेंजेज क्यों हुआ इनकी बॉडीज में? सो सबसे पहला रीजन जो चेंजेज का था वो ये था यहाँ पे कि इनके बीच में कुछ हुआ रैंडम कॉम्बिनेशन। यहां पर इनका क्या हुआ, रैंडम कॉम्बिनेशन। अच्छा, कुछ रैंडम कॉम्बिनेशन हुआ जिसकी वजह से, इसके अंदर ही तो था ना न्यूक्लियो प्रोटीन वगैरह। भाई जब हम बोल रहे हैं कि ये एक फर्स्ट लिविंग सेल है, आप खुद सोचो ना, यू आर टॉकिंग एंड यू आर सेइंग दैट ये हमारा फर्स्ट लिविंग सेल है। तो फर्स्ट लिविंग सेल है, तो इसके अंदर क्या न्यूक्लियस नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो जब इसके अंदर न्यूक्लियस होगा और उसके अंदर में अगर कुछ रैंडम कॉम्बिनेशंस होंगे, है ना, कुछ भी, तो इसकी प्रॉपर्टी में कुछ बदलाव देखने को मिलेगा, कुछ चेंज देखने को मिलेगा। इसकी प्रॉपर्टीज में इसकी कुछ गुण धर्म बदल जाएंगे। और उनमें से दो पॉइंट आपको समझना है कि ऐसी क्या दो चीजें कोएसर्वेट में, कोएसर्वेट को पकड़ के रखिए, हम कोएसर्वेट तक पहुंचे हैं भाई, है ना। और जब हम कोएसर्वेट की बात यहां पर कर रहे हैं, तो कोएसर्वेट पहला लिविंग सेल है। यहां तक की जर्नी 3 स्टेज में, तीसरे स्टेज में हुई है ना, कोएसर्वेट बना है। चौथे में कुछ चेंजेज हुआ कोएसर्वेट के अंदर, जिसमें सबसे पहला जो चेंज यहां पर हुआ था वो ये हुआ था, केमिकल रिएक्शंस फ्रॉम द न्यूक्लिक एसिड। सबसे पहला न्यूक्लिक एसिड में केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो गया। सो केमिकल रिएक्शंस हम बोल सकते हैं कहां से, फ्रॉम द न्यूक्लिक एसिड। एक तो ये हमें देखने को मिला, और दूसरी चीज जो हमें यहां पर ये देखने को मिली कि इन्होंने अपने ऐसे कॉपीज बनाना शुरू किया। पहले देखो, कोई भी ना, आज की डेट में भी आप पढ़ते हो जेनेटिक मटेरियल के बारे में, या कैसे बच्चों का जन्म होता है, तो आप क्या देखते हैं? हम देखते हैं सेल्स के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो जीन्स पाए जाते हैं, डीएनए होता है, उसके अंदर चेंजेज होता है। तो आज की डेट में डेवलप कर चुका है ना। हम तो भाई पहला फर्स्ट लिविंग सेल्स, सोचो ना, कंप्यूटर जब बना था ना, तो पहला कंप्यूटर बहुत बड़ा था, मतलब एक पूरा हॉल के बराबर था, और उस पर आदमी खड़ा होता था, ऐसे चलता था, तब चलता था। फिर धीरे धीरे उसको और साइज छोटा करते चले गए। फिर उसके बाद जो हमारा मेमोरी कार्ड होता है वो भी बड़ा, मतलब उसका जो कैपेसिटी था बहुत ही कम था। आज की डेट में देखिए, आज आपका छोटे से फोन में कितना कितना स्टोरेज आपके पास में है। तो वहां से लेके यहां तक का जो सफर आप पहुंचे हैं, तो आप कैसे मान सकते हैं कि फर्स्ट लिविंग सेल के अंदर वो सारी चीजें मिलेगी आपको? तो भैया अभी तो फर्स्ट लिविंग सेल है, इस फर्स्ट लिविंग सेल्स में अभी केमिकल रिएक्शंस हुआ है। इस केमिकल रिएक्शंस की वजह से यहां पर क्या होगा, कैपेसिटी टू रिप्रोड्यूस, क्या होगा यहां पर, कैपेसिटी टू रिप्रोड्यूस।
अब रिप्रोड्यूस का मतलब उस तरह का रिप्रोडक्शन नहीं जो आज की डेट में आप समझ रहे हैं ना, बस ये कॉपी करेगा। तो और क्या चाहिए? अरे भाई एक लिविंग सेल दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथे से पांचवा, अगर एक तरह से एक से दो, दो से चार, चार से आठ, अगर इस तरह से बनना शुरू हो जाए तभी तो संख्या बढ़ेगी, और संख्या बढ़ेगी तभी तो आज के डेट में पॉपुलेशन या बाकी चीजें आप देख रहे हैं। ये भी तो आप बात समझिए। तो ये आना बहुत ही जरूरी था, लेकिन ये जो रिप्रोड्यूस हो रहा है ये तुरंत नहीं आ सकता था। इसके लिए बहुत जरूरी था कि किसी भी सेल्स के न्यूक्लियस में जो न्यूक्लिक एसिड है वहां पर कुछ रिएक्शंस हो, और ये रिएक्शंस यहां पर हुआ है। तो यहां पर लिखा है थ्रू सेल्स वर प्रोड्यूस दैट कुड बी सिंपलेस्ट प्रीमोडियल लाइफ, और इसको हम बोलेंगे प्रीमिटिव ड्रॉप। प्रीमिटिव ड्रॉप्स बनाया यहां से बनाया, ये अपने ऐसा कॉपी करना शुरू किया। रिप्रोडक्स मतलब कॉपी करना शुरू किया, ठीक है। और यहां बनाया प्रीमिटिव ड्रॉप बनाया। एंड यू कैन से ऑल्सो डैट कि जो प्रीमिटिव ड्रॉप है इसको हम बोलेंगे प्रीमोडियल लाइफ। यहां तक हम बन गए कि हमारी लाइफ की शुरुआत हो चुकी है। प्रीमोडियल लाइफ की शुरुआत यहां पर हो गई, बन के तैयार हो गया जी बिंदास तरीके से। देखिए ना, हम पहुंच चुके हैं यहां तक जहां आज की डेट में रिप्रोडक्शन हो रहा है, जहां आज की डेट में कॉपी हो रहा है यहां पर, और भी बहुत सारी चीजें हैं। अब देखिए ना, यहां पर इसको अगर सरवाइव करना होगा तो सरवाइव करने के लिए इसको चाहिए ना फूड, तो फूड कहां से लेगा? तो स्टार्टिंग में क्लोरोफिल तो था नहीं, तो स्टार्टिंग में क्या था? हेट्रोट्रॉफ्स था। हेट्रोट्रॉफ्स मतलब एटमॉस्फेयर से ही लेके अपने आप को सरवाइव कर लेता था। तो अगर आपको पूछेगा कि जो आपका फर्स्ट है ना कोएसरबेट फर्स्ट लिविंग सेल्स बना था, उसके अंदर जो रैंडम कॉम्बिनेशन हुआ था जिसमें हमने देखा कि कैसे न्यूक्लिक एसिड का रिएक्शंस हुआ, जिससे हमने देखा कि रिप्रोडक्शन ये कॉपी हुआ, जिसमें हमने देखा कि जो कॉपीज होने शुरू हुए, जो रिप्रोडक्शन होना शुरू हुआ, ये बना प्रीमिटिव ड्रॉप बना। तो इसका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन था वो हेट्रोट्रॉफ्स था। अभी ऑटोट्रॉफ्स नहीं आया है। ऑटोट्रॉफ्स के लिए फोटोसिंथेसिस बहुत जरूरी है। विदाउट फोटोसिंथेसिस यू कैन नॉट इमेजिन अबाउट एनी मोड ऑफ ऑटोट्रॉफ्स। तो अभी वेट करना होगा, क्योंकि अभी तक क्लोरोफिल बना ही नहीं है भाई। तो हम यहां पर हम लिख देते हैं कि ये हेट्रोट्रॉफ्स थे, ये हेट्रोट्रॉफ्स थे मोड। अब अगली जर्नी में हमने देखिए 4 स्टेज में हमने यहां तक पहुंच गए जहां पर हम रिप्रोडक्शन बाकी चीजें आ गई है, बट इसमें अभी एक पार्ट और है क्लोरोफिल का आना। जैसे ही क्लोरोफिल को बना देंगे, फोटोसिंथेसिस करवा देंगे, एंड देन वहां पर जब फ्री ऑक्सीजन बनना शुरू हो जाएगा ना, जो इन्वायरमेंट में, जो एटमॉस्फेयर में, बार इन्वायरमेंट मुंह से निकल रहा है, जो एटमॉस्फेयर में है, तो आपको मजा आ जाएगा। खत्म हो गया पहला स्टेज, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये चारों के चारों आपको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। ध्यान सुनिएगा। तो अब लास्ट का स्टेज हम आपको बताने वाले हैं। म्यूटेशन का चर्चा तो अगले वाले पार्ट में आएगा, लेकिन म्यूटेशन का मतलब होता है कि जब कोई परमानेंट चेंज होता है, जब कोई परमानेंट चेंज होता है जेनेटिक मटेरियल में, जब कोई जेनेटिक मटेरियल में कोई परमानेंट चेंज होता है तो उसको हम म्यूटेशन कहते हैं। तो उस टाइम पे तो सोचिए ना, धड़ा कितना बड़ा एटमॉस्फेयर था, इतना बड़ा अर्थ है, इनन्यूमरेबल, जिसकी गिनती ही नहीं की जा सकती है। कहां कितना रिएक्शन हो रहा होगा, करोड़ों अरबों, कहां आज की डेट में कितने सारे पॉपुलेशन है पूरे धरती पर, तो उस समय क्या कुछ हो रहा होगा, ये सोचने वाली बात है। कैसा लाइफ होगा जहां एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन ही नहीं था, सोचिए यहां पे। तो इनन्यूमरेबल चेंजेस देखने को मिल रहे थे। एक दो चेंजेस नहीं, कई सारे चेंजेस देखने को मिल रहे थे, और इन चेंजेस की वजह से ही हमारा फॉर्मेशन होता है किसका? क्लोरोफिल का, जिसका हम इंतजार कर रहे थे, है ना, जिसका हम इंतजार कर रहे थे। पीएच है, इसी का तो हम इंतजार कर रहे थे, क्लोरोफिल का। भैया जैसे ही क्लोरोफिल बना, इसको ग्रीन में लिख देते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा, ग्रीन कलर का होता है। जैसे ही क्लोरोफिल बना, यहां पे मजा आ गया। हम इसी का इंतजार कर रहे थे भाई कि जब क्लोरोफिल बनेगा, और क्लोरोफिल से यहां पर आएगा आपका सौर, इस तरह से, सन तो था ही था। जैसे ही यहां पर सौर एनर्जी मिलेगा, मतलब सोलर एनर्जी,
फोटोसिंथेसिस हम बोल सकते हैं कि हाँ जी फोटोसिंथेसिस का कहीं ना कहीं यहाँ स्टार्टिंग हो चुका था कि क्लोरोफिल बना एंड देन क्लोरोफिल के बाद यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ फूड बनना शुरू हुआ और रिलीज किया गया या लिबरेट किया गया फ्री ऑक्सीजन्स को एंड देन धरती पर आगे की चीजें आगे बढ़ी, ठीक है, और एटमॉस्फेयर में गया। तो इसको हम एक बार समराइज कर लेना चाहेंगे जो हमने पढ़ा है यहाँ तक। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा, हमने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग पीरियड से एक बार ओवरव्यू समराइज करना चाहेंगे अगले 5 मिनट में, फिर इसको पार्ट 1 में लॉक कर देंगे। हम पढ़ रहे हैं पहला ऑरिजिन ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लाइफ एंड इंट्रोडक्शन टू क्लासिफिकेशन। सबसे पहले हम ऑरिजिन पर इवोल्यूशन अगले वाले पार्ट में पढ़ेंगे। सो अर्थ आज से 3 से 5 मिलियन ईयर्स होगो पहले था एंड द साइंटिस्ट A.I. ओप्रिन दैट प्रोवाइड्स जो कहिए उन्होंने दिया है ना केमोसिंथेटिक थ्योरी में हमने देखा कि सबसे पहले हमारे एटमॉस्फेयर में वी हैड ओनली 4 ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस दैट अमोनिया, हाइड्रोजन, वाटर वेपर एंड मीथेन। उससे पहले अगर हम आते हैं यहाँ पर तो धरती हमारी काफ़ी गर्म थी, धीरे धीरे वो कोल्ड हुई तो सरफेस बना, दिन बहुत सारे बरसातें होती रही एंड हम जो पढ़ने वाले हैं जो हमने पढ़ा वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दैट हाउ लिविंग मेक्स फ्रॉम नॉन लिविंग एंड दैट इज नोन एज प्रीमोर्डियल लाइफ। तो हम इन चारों से ही बनाया था, हमने चारों से ही देखा था। इसमें हमने देखा केमोसिंथेटिक थ्योरी में कि एक थ्योरी उन्होंने दिया कि हो सकता लाइफ जो था ऑन द अर्थ माइट हैव स्टार्टिंग में ऑरिजिनेट हुआ होगा सीरीज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस और ये सारा का सारा वाटर में हुआ था। तो कैसे ये सीरीज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस हुआ था यहाँ पे, तो हमें ये समझना होगा। जैसे हम फर्स्ट स्टेज की बात करते हैं जी, पहले स्टेज में अमोनिया आता है, हाइड्रोजन, ये सारी चीजें थी। अब इन सब में क्या हुआ होगा, कुछ बाहरी फैक्टर जैसे कि अल्ट्रावायलेट रे, लाइटनिंग, हीट, इन सब की वजह से कुछ रिएक्शंस हुए, ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे अमीनो एसिड बना। देन आफ्टर जो अमीनो एसिड सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने थे वो कंबाइन करके लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बना लिया एंड लार्ज में मतलब जैसा पेप्टाइड जो कि लीड करता फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन का, जैसे कि शुगर, जैसे कि स्टार्च, जैसे कि फैट, जैसे कि मॉलिक्यूल्स। एंड देन आफ्टर हम आगे देखते हैं थर्ड स्टेज में कि जो लार्ज मॉलिक्यूल्स बना था वो अगेन कंबाइन करता है और कंबाइन करके मल्टी मॉलिक्यूलर हीप्स यानी कॉम्प्लेक्सेस बनाता है। तो अब आगे हम देखते हैं कि जो आपका सिंपल फैट मॉलिक्यूल्स है और जो बाकी चीजें यहां पर ये कॉम्प्लेक्सेस वगैरह बनाता सब मिला जुला के एक फर्स्ट लिविंग सेल बनाता है और इसको हम बोलते हैं कोएसरवेट जो कि मेम्ब्रेन में लॉक था। अब कहानी हमारी यहां शुरू होती है फोर्थ स्टेज में कि जो हमारा कोएसरवेट बॉडीज था उसके अंदर जो न्यूक्लियो प्रोटीन या न्यूक्लिक एसिड था उसके अंदर कुछ रैंडम कॉम्बिनेशन होता है जिसकी वजह से कुछ नई प्रॉपर्टीज, कुछ नए कैरेक्टर इसके अंदर आता है। सबसे पहला तो इसके केमिकल रिएक्शन में कुछ न्यूक्लिक एसिड्स में रिएक्शंस होता है और दूसरा इसकी कैपेसिटी आती है रिप्रोड्यूस करने की, कॉपी करने की। एंड देन यहाँ हम कहते हैं कि द स्टार्टिंग ऑफ प्रीमोर्डियल लाइफ, क्योंकि यहाँ पर प्रीमिटिव ड्रॉप बना था और इसका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन था वो हेटेरोट्रॉप्स था। आगे हम यह बात करते हैं कि जो म्यूटेशन की बात करते हैं, म्यूटेशन जब कोई चेंजेज आता है डीएनए में, जब कोई चेंजेज आता है जेनेटिक मटेरियल में, जब कोई चेंजेज आता है न्यूक्लियस में, तो वहां पर एक ऐसा चेंज आता है जो जनरेशन टू जनरेशन में बदलता है। उन्हीं चेंजेज में से, बहुत सारे चेंजेस में से एक फॉर्मेशन हुआ क्लोरोफिल का। क्लोरोफिल जैसे ही बना सोलर एनर्जी की मदद से यहाँ पर फूड का फॉर्मेशन हुआ एंड देन लिबरेट हुआ फ्री ऑक्सीजन और यहाँ तक हम पहुँचे हैं। अगले स्टेज में, अगले पार्ट में हम लोग इवोल्यूशन के बारे में जानेंगे कि जी इवोल्यूशन होता क्या है, जिसमें अलग अलग टॉपिक, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन क्या है और जो इवोल्यूशन हुआ, जैसे हमने कहा कि हम बहुत इवोल्यूशन में हैं, बहुत डेवलप कर गए, तो हमें कैसे पता कितने साल से कर गए, उसका कुछ तो एविडेंस होगा ना। तो फॉसिल्स फ्यूल हो गया या बहुत सारे अलग अलग जानवरों, इंसानों को देखते हैं, उसके बॉडीज को देखते हैं तो चेंजेस देखने को मिलता है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जिस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, जानेंगे। तो कैसा लगा आपका ये चैप्टर? बहुत मेहनत लगता है किसी भी टॉपिक को पढ़ाने में, समझाने में और उस टॉपिक को रेडी करने में, ताकि हम आप तक सही तरीके से सही वे में पहुंचा सके। और हमारा ये प्रयास है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको 90% एंड एबव लाने में हम उनकी मदद कर सके। और बहुत जल्द बहुत सारे कोर्सेस में अपडेट हो रहा है, हमारे ऐप में आप विजिट कर सकते हैं। हमारा ऐप GCC NIS क्लासेस, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है और जो भी कोर्स आप ले सकते हैं, सारे कोर्सेस में अपडेट किए जा रहे हैं, बहुत जल्द चेंजेज आ रहा है। तो फिलहाल अभी जो है उसी के अकॉर्डिंग प्राइसिंग रखा गया है और जितना है इतना से बता दूं कि अब तक स्टूडेंट्स 90 एंड एबव ला चुके हैं। तो सोचिए कि इसमें और हम अपडेट कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं, इसको और कर देंगे तो अभी आने वाले टाइम में स्टूडेंट्स और कितना बढ़िया परफॉर्म करेंगे। सो उम्मीद करेंगे कि आपने अभी तक हमारे फ्री टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लिया होगा। इसी के साथ इसको यहीं पर ओवर करना चाहेंगे। थैंक यू सो मच।
विश यू ऑल द बेस्ट।